चलिए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। यह है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो कि आपका चैप्टर नंबर क्या है, पहला है। ठीक, अब यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, नहीं ये साइज नहीं बढ़ रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ एक वर्ड आ रहा है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया यानी कि एक तरीके से कहा जाए कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि परिवर्तन जो है वो हमारे दैनिक जीवन में होते ही रहते हैं और डेली भी होते हैं और हम देख भी रहे हैं। जो परिवर्तन होते हैं उनको हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा था कि दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या कोई बता सकता है? बताओ। हाँ बताओ। नहीं भौतिक परिवर्तन बताओ क्या है? भौतिक परिवर्तन है क्या? परिवर्तन होने के बाद ना उसके रंग में कोई परिवर्तन आए, ना उसके गुणों में कोई परिवर्तन आए। नहीं, आकृति में तो आ जाता परिवर्तन, लेकिन जो है हाँ तुम बताओ बेटा। बैठो। जैसे इसने बताया भौतिक परिवर्तन मतलब हुआ कि कोई नया, बैठ जाओ, कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। वही पदार्थ अगर मेन उसका जो पदार्थ है अगर उसमें मतलब एक तरह से कहा जाए, अगर हम लेके चले पानी, ठीक है, अब पानी से जो है हमने क्या जमा दिया, बर्फ। ठीक, ये परिवर्तन कौन सा हो जाएगा? भौतिक। उसके गुणों में चेंज हुआ है तो एक्चुअल में बर्फ तो बन गया, लेकिन उसका सूत्र क्या रहेगा, H2O ही रहेगा ना। तो यानी कि वो एक तरह से कहा जाए एक भौतिक परिवर्तन हो गया। उसको उबाला हमने, जलवाष्प के रूप में इकट्ठा किया, वो क्या हो गया, वो भी जलवाष्प के रूप में है। उसका भी जो सूत्र होगा वो क्या होगा, H2O ही होगा और पानी के रूप में है, जलवाष्प के रूप में है। तो उसका मतलब है कि उसमें भौतिक परिवर्तन हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये चेयर हम देख रहे हैं, तो पेड़ देखा है आपने, ये किससे बना हुआ है, लकड़ी से, है ना। तो लकड़ी पेड़ में है लगी हुई है, या लकड़ी मान लीजिए इतने बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे कटे हुए रखे हुए हैं, तो वो लकड़ी से हमारी ये चेयर बनी। तो परिवर्तन तो हुआ, वो लकड़ी और ये चेयर तो अलग अलग है ना। तो यानी कि उसकी एक तरह से कहा जाए आकृति में परिवर्तन हुआ, कुछ कभी कभी हो सकता है कुछ चेंज हो रंग में भी, लेकिन जो है इसके मूल गुण लकड़ी ही है ये। तो एक तरह से कहा जाए ये कौन सा परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन हुआ। अब रासायनिक परिवर्तन क्या है, उनमें जो है जैसे उसके कुछ ना कुछ गुणों में जो है वो परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन कैसे हो जाएगा, जैसे कि अगर मान लीजिए उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया, हो सकता है उसका रंग बदल जाए, हो सकता है गैस का निष्कासन या उत्सर्जन हो, ठीक है, और तापमान में परिवर्तन। ये अगर ये प्रक्रियाएं हो रही हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रियाएं हुई हैं, और रासायनिक अभिक्रिया हुई है यानी रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पर जो है जैसे अगर मान लीजिए आपके घर में आपने देखा होगा, जैसे उसने बताया कि दूध जैसे अगर मान लीजिए खुला छोड़ दीजिए, अभी गर्मी का सीज़न है, ठीक है, और आपने जो है उसको ऐसे बाहर खुले में रख दिया, क्या होगा, दूध फट जाएगा ना। अब जब ये दूध फट जाएगा तो उसका मतलब है कि फटने के बाद क्या कहते हैं, वो उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है ना। तो यानी कि कोई ना कोई रासायनिक जो है उसके अंदर अभिक्रिया हो गई है, जिसके कारण जो है उसका जो है टेस्ट चेंज हो गया है, उसका रंग चेंज हो गया है, या तो फिर उसमें गैस का उत्सर्जन हो रहा है। जैसे अगर हमने गैस का उत्सर्जन ऐसे समझ लो जैसे हम लोग खाना खाए, भोजन खाया हमने, भोजन अंदर क्या होता है, पचता है, तो उसमें कुछ ना कुछ जो है अलग अलग रस निकले, उसमें मिले, उसको पाचन में सहायता हुई, पचने के बाद जो दूसरा पदार्थ बनता है तो उसमें एक तरह से कहा जाए रासायनिक अभिक्रिया हुई, उसमें गैस भी बनती है, तो गैस का भी उत्सर्जन हुआ। तो यानी कि जो ये सब परिवर्तन है वो क्या हो जाएंगे, आपके रासायनिक परिवर्तन हो जाएंगे, यानी उसके गुणों में चेंजेस हो गए, उसके गुण जो है वो चेंज हुए। तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है, कई बार तापमान में भी वृद्धि हो जाती है या तो फिर घट जाता है। यहाँ पर देखो आपको एक क्रियाकलाप दिया गया है, यहाँ पर क्या किया गया है कि एक मैग्नीशियम का रिबन लिया गया है। मैग्नीशियम जो धातु होती है उसका एक रिबन लिया, उसको पहले अच्छे से साफ़ किया। साफ़ क्यों किया, ताकि उससे धूल मिट्टी हट जाए और उसकी ऊपरी सतह जो है वो एकदम साफ़ हो जाए और वो हवा के संपर्क में आ जाए, ठीक है, जो भी चीज़ है। अब उसको हमने क्या किया, बर्नर की सहायता से जो है वो जलाया।
अब जलाया तो क्या होगा, जलेगा। ये जलने के बाद जो है इसमें जो बच रहा है, देखो ये गिर रहा है, वो क्या है, एक पाउडर के रूप में आ जाएगा। और एक तरह से कहा जाए सफ़ेद कलर का पाउडर दिख रहा है इसको, जिसको हम क्या कह सकते हैं कि एक राख है ना। तो यहाँ पर देखो यानी कि मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया और हमने किया क्या, केवल जलाया ही तो था, और उसके बाद वो चेंज हो गया और ये जो बन के आया वो क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। यानी कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम रिबन जो है वो किसी न किसी से अभिक्रिया कर लिया, और अभिक्रिया करने के बाद जो बन के आ रहा है वो एक नया पदार्थ है। और नया पदार्थ क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जो कि उसका कलर भी अलग है, सफ़ेद कलर का है, पाउडर फॉर्म में है। तो यहाँ पर एक क्रिया हुई, या एक तरह से कहा जाए इसमें एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। अब ये रासायनिक अभिक्रिया हुई, जैसे एक चीज़ और एक आध एग्जाम्पल और देखिए आपके यहाँ इसमें दिया हुआ है, जैसे चित्र दिख रहा है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, जिंक किया, जिसको बोला जाए जस्ता धातु होती है, ठीक है। उसके छोटे छोटे से क्या लिए हमने, टुकड़े लिए, ठीक है, छोटे छोटे से एकदम महीन। तो दानेदार एक तरह से कहा जाए वो उसका जो दरदरा सा जो है वो जस्ता या जिंक लिया। तो यहाँ छोटे छोटे से आपको दिख रहे होंगे दानेदार जस्ता। अब यहाँ पर क्या किया, उसमें जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डाला, सल्फ्यूरिक एसिड उसमें मिला दिया। अब मिलाने के बाद आप थोड़ी देर उसको वेट करेंगे, ऊपर मुँह जो है वो कांच से बंद कर देंगे और बीच में कांच की नली जो हमें लगा दी, ताकि अगर उसमें से कुछ निकल रहा है तो वो थोड़ा सा निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि हमने सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया है, तो उसमें आप धीरे धीरे देखेंगे उसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे बुलबुले निकलने चालू हो गए हैं, बुलबुले निकल रहे हैं। अब निकल रहे हैं तो बुलबुले निकल रहे हैं, तो उससे ये तो निष्कर्ष निकल गया कि भैया कुछ निकल रहा है, यानी गैस के रूप में निकल रहा है, बुलबुले तभी हो रहे हैं ना। अब कौन सी गैस निकल रही है उसकी टेस्टिंग की गई, तो ये पता चला कि हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल रही है। यानी कि जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर ले रहा है और हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण की, यानी रासायनिक परिवर्तन इसमें हो रहा है। तो यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे, चैप्टर का भी नाम भी हमारे रासायनिक समीकरण के बारे में। जो पहले हमने क्रिया की थी, यानी मैग्नीशियम रिबन को जलाया था, तो उसमें क्या हो रहा था, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति थी उसमें, ठीक है। तो अब वो जल रहा है, अब जल रहा है तो चूँकि जलने में ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके जो है वो मैग्नीशियम जो है वो एक राख के रूप में प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि आपका जो है वो कटोरी में जो है आपको दिख रहा था। यहाँ पर जब ये परिवर्तन हो रहा है, तो ये जो परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन हुआ। अब इसकी जो प्रक्रिया है वो लंबी है, इसको लिखेंगे तो लंबे उसमें जैसे शब्दों में लिखा जाए तो लंबे उसमें लिखा जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए एक छोटा सा जो है समीकरण का रूप दिया गया, तो समीकरण के रूप को जो दिया गया तो उसको शब्दों में लिख दिया गया। शब्द मतलब मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया हुई, बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या कहलाएगा, शब्द समीकरण कहलाएगा। शब्दों में लिखा गया है तो क्या कहलाएगा, समझ में आ रहा है सबको, तो ये क्या कहलाया आपका, शब्द समीकरण कहलाया। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसके बीच में एक चिन्ह लगा हुआ है, जो कि है प्लस का चिन्ह। प्लस का चिन्ह ये बता रहा है कि दो पदार्थ जो अभिक्रिया हो रही है दो चीज़ों के बीच में हो रही है, तो यहाँ पर एक प्लस है, इसको और इसको जोड़ने पे जो है वो अभिक्रिया हो रही है। तो जो ये प्लस का चिन्ह लगाया गया, यानी कि जो अभिक्रिया हो रही है उसको हम प्लस का चिन्ह लगा करके लिखेंगे। दूसरी चीज़ ये कि आपको एक निशान और दिख रहा होगा, तीर का निशान दिख रहा है, यहाँ जो तीर का निशान दिख रहा है उसका मतलब है कि दूसरी तरफ जो है तीर का निशान जो भी हमारा उत्पाद बन रहा है, जो भी मतलब अभिक्रिया के बाद बन रहा है, ठीक है, वो उसको तीर का निशान लगा करके हमको लिखना है, तीर का निशान लगाया जाएगा। अब जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसमें जो तत्व जो है वो भाग ले रहे हैं उनको क्या कहा जाता है, अभिकारक, ठीक है। तो जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हमेशा क्या कहा जाएगा, अभिकारक, और हमेशा वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में होंगे। ये देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या होंगे आपके, अभिकारक, और जो भी आपको प्राप्त होगा वो उसको कहा जाएगा उत्पाद, और तीर का चिन्ह लगा के लिखा जाएगा, और वो आपके राइट हैंड साइड में लिखे जाएंगे, ठीक है। तो आपने रासायनिक समीकरण समझ लिया कि किस तरीके से उसको लिखना है। अभी तो हमने शब्द समीकरण जाना ना, शब्द नहीं जाना। तो यहाँ पर देखो जो यही लिखा गया है कि मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, और इन्हें क्या कहा गया, अभिकारक, और इस अभिक्रिया से एक नया पदार्थ बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसे क्या कहा गया, उत्पाद। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं जो शब्द समीकरण है, तो उसके बीच में एक तीर का निशान लगाया गया। अब एक चीज़ आपने और देखा होगा, ये जो तीर का निशान है वो इस तरफ है, ना कि इस तरफ, ठीक है, किस तरफ है, इस तरफ है ना। तो यानी जो तीर का निशान का जो डायरेक्शन है
वो जो है वो हमेशा उत्पाद की ओर होगा। डायरेक्शन जो होगा जो आपका बन रहा है, नया पदार्थ बन रहा है रासायनिक अभिक्रिया के बाद, उसकी तरफ जो है उत्पाद की ओर उसका डायरेक्शन होगा, यानी उसकी दिशा को दर्शाएगा। ठीक, सबको समझ में आ गया? अब बात करते हैं, अभी हमने शब्द समीकरण जाना, अब क्या है रासायनिक समीकरण लिखना। हम कैसे लिखेंगे कोई किसी समीकरण को, रासायनिक जो अभिक्रिया हुई है उस समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसकी कोई सबने जो वैज्ञानिक थे भाई वो खोज रहे हैं, वो सोच रहे हैं कैसे जल्दी से आसानी से याद हो जाए, कैसे हम इसको छोटे रूप में लिख लें और हमको याद करने में आसानी हो जाए। तो उन्होंने क्या किया कि रासायनिक सूत्र का प्रयोग किया उन समीकरण को लिखने के लिए। तो उसका जो है एक जो तत्व थे उन्होंने तो उनको उन्होंने क्या किया, एक ना एक संकेत दिया था, क्योंकि आपने 9th में पढ़ा होगा ना, जैसे अलग अलग सोडियम के लिए Na, ऑक्सीजन के लिए O2 है ना, इस तरीके से अलग अलग है। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम के लिए उन्होंने क्या बोला था, Mg। ठीक है, क्या पहला लेटर, जब भी अगर 2 लेटर है तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, दूसरा लेटर हमेशा कैसा होगा, स्मॉल लेटर होगा। सबको समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर मैग्नीशियम जो है किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फार्मूला हमेशा ऑक्सीजन को आप O2 ही लिखेंगे, कहीं पे भी आप लिखेंगे ऑक्सीजन को O2। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन मिलके क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला जो उन्होंने दिया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, MgO। यहाँ ये आपका क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। लेकिन ये रासायनिक समीकरण जो हुआ है उसको आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर Mg 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर कितने हैं, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो एक तरह से कहा जाए संतुलित नहीं है, बराबर नहीं है, जो इधर है वो उधर पूरे नहीं है। तो इसके लिए जो ये समीकरण आया इसको क्या नाम दिया गया, ढांचा रासायनिक समीकरण, स्ट्रक्चर केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ढांचा रासायनिक समीकरण इसका नाम दिया गया, ढांचा रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पर क्यों उसको ऐसा कहा गया कि मेन स्ट्रक्चर है, संतुलित नहीं है। संतुलित है क्या, नहीं है, तो ये संतुलित नहीं है, इसलिए इसका नाम ही दे दिया गया ढांचा रासायनिक समीकरण। एक जगह आप उसको इसका नाम पढ़ेंगे कंकाली समीकरण, कुछ लोग इसको कंकाली समीकरण कहते हैं ना, बेस है कि भाई हाँ ये अभिक्रिया करेंगे तो ये बनेगा उत्पाद आपका। तो ये जो है ढांचा रासायनिक समीकरण कहला गया। और यहाँ पर जो है समीकरण जो है असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर के द्रव्यमान जो है वो बराबर नहीं है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि संतुलित क्या चीज़ है। एक वर्ड आया कि भाई ये संतुलित नहीं है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि संतुलित रासायनिक समीकरण भी होगा कुछ ना कुछ, तो उसकी क्या ज़रूरत है। तो आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम था कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जो भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में तत्व, तो उनका द्रव्यमान जो है, जो उत्पाद बन रहा है उसके द्रव्यमान जो है वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि द्रव्यमान को ना ही जो है हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं या उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही हम उसको विनाश कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितना यहाँ होगा दूसरी तरफ भी उतना ही बनना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि अब ये है परमाणुओं की संख्या रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात जो है वो तत्वों में परमाणुओं की संख्या क्या है, अगर समान है तो इसका मतलब समान होनी चाहिए। ये नियम कहता है कि जितना भाग लेगा उतना ही जो है दूसरी तरफ बनेगा, उसको हम नष्ट नहीं कर सकते, गायब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ऐसी स्थिति आएगी तो उसके लिए जो है हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण को जो है वो बराबर या संतुलित करना होगा, जो कि रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अब संतुलित किस तरीके से किया जा सकता है, जैसे अब हम इसी की बात करते हैं। ये समीकरण दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर हमने क्या देखा था, यहाँ ऑक्सीजन तो 2 है और यहाँ पे कितनी है, 1 है। अब यहाँ पर 2, इस चीज़ को हम इसमें यहाँ O2 यहाँ नहीं कर सकते, इसके मेन स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकते हैं। हम इसके आगे जो है वो कुछ ना कुछ लगा सकते हैं बैलेंस करने के लिए। तो हम यहाँ पर अगर मान लीजिए 2 लिखें, जैसे कि अगर इसको ज़्यादा ही नहीं हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो समीकरण है हमारा, ये क्या है आपका स्ट्रक्चर है ना,
केमिकल इक्वेशन, ढांचा रासायनिक समीकरण है। अब ये क्या ये है क्योंकि इसमें जो है संतुलन नहीं है, संतुलित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ मैग्नीशियम तो एक है, यहाँ पे भी एक, मगर यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। अब संतुलित कैसे करेंगे? यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो हमने यहाँ पर क्या लगाया? 2 लगाया, 2 लगा दिया। ठीक, अब यहाँ पर जब 2 लगाया तो इसका मतलब जब 2 लगाने पे ऑक्सीजन तो आपके 2 हो गए, लेकिन मैग्नीशियम भी क्या हो गए आपके 2। यानी हमको यहाँ पर भी मैग्नीशियम को 2 लगाना होगा। अब जब 2 लगा दिया तो अब देखिए सब चीज़ एक अभिकारक और उत्पाद सब जो है वो बराबर हो गए। मैग्नीशियम यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो ये जो समीकरण आपका प्राप्त हुआ ये क्या हो जाएगा? आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। आपको समझ में आया? सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम पूछना है? ठीक, अब ये तो सीधी सी बात हो गई कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है वही उतने ही जो है राइट हैंड साइड में होने चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि वो संतुलित नहीं है। क्या है वो? ढांचा रासायनिक समीकरण है या कंकाली समीकरण है, उसको हमें संतुलित करना होगा। और ये संतुलित करने के लिए एग्जाम में आता है कि दिए गए रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। कई समीकरण दिए होंगे, आपको संतुलित करना होगा। संतुलित करने के लिए आप समझ रहे हैं कि आपको आगे ये अंक जो हैं वो लगाने हैं। कुछ ना कुछ जो है उसमें असंतुलन है बाएं पक्ष में, और दाएं पक्ष में जो है वो तत्वों की मात्रा या द्रव्यमान जो है वो बराबर नहीं है। सबको समझ में आ रहा है? अब ये हमारा हो गया संतुलित करने के लिए जो है हमको संतुलन करना। तो ये जो समीकरण हो गया, अब हम और कुछ लेके चलते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए अब हम ये देखते चल रहे हैं, क्या है? जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? अब ये जो आप देख रहे हैं इस समीकरण को अभी क्या कहा जाएगा? कौन बच्चा बताएगा? बताओ इसको क्या कहा जाएगा? नहीं नहीं, इस समीकरण को कहा क्या जाएगा? शब्द समीकरण। वेरी गुड, खड़े हो, नाम बताओ। उजाला के लिए क्लास करो भाई। ये क्या है? आपका शब्द समीकरण है। अब ये हमने पढ़ा ना, शब्दों में लिखा है, तो यानी कि ये क्या हो गया? संतुलित और असंतुलित की बात ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई अंक और वो सब दिए ही नहीं हुए, तो संतुलित और संतुलन की बात नहीं है। ये क्या है आपका? ठीक, अगर हम इसको जो है रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे तो जिंक को लिखा जाता है Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल को लिखा जाता है H2SO4, और बनने पर आ गया आपका जिंक सल्फेट ZnSO4, और हाइड्रोजन को H2 लिखा जाता है। तो ये यहाँ पर देखिए आपके पास में एक समीकरण प्राप्त हो गया। तो ये जो समीकरण है ध्यान दीजिएगा, अब इसको क्या कहा जाएगा? रासायनिक समीकरण है, या इस एक तरह से इसको कहा जाए ये रासायनिक समीकरण है, और इसको हम जो है ढांचा समीकरण भी कह सकते हैं, कंकाली समीकरण भी कह सकते हैं। मगर यहाँ पर एक चीज़ हमें गौर करना होगा, क्या कि अब ये तो ये है, मगर इसके अंदर हम देखेंगे कि ये संतुलित है बेटा कि नहीं है। ठीक है, संतुलन है इसमें कि नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे? हम लिखेंगे Zn यहाँ पर 1 है, ठीक, यहाँ दूसरी तरफ क्या है? 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ क्या है? 2। S कितना है? 1। S 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 4, और दूसरी तरफ 4। तो यहाँ पर देखो आपको एक टेबल दिख रही होगी कि अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या जो है आपको दिखाई जा रही है कि क्या क्या है। दिख रही है टेबल? इस टेबल को जब आप देख रहे होंगे तो इसमें Zn दोनों एक तरफ कितना था? 1, जो आपने भी बताया। हाइड्रोजन कितना था? 2। सल्फर कितना था? 1। ऑक्सीजन कितना था? 4। दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद में बराबर है। तो यानी कि ये क्या है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि अभिकारक में परमाणुओं की संख्या उत्पाद में परमाणुओं की संख्या के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये समीकरण कैसा हो गया आपका? संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। सबको समझ में आया? तो इसमें हमें कोई भी संतुलित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब यहाँ पर अगर आप एक और समीकरण देखेंगे, Fe + H2O Fe3O4 + H2। अब यहाँ पर आप देखेंगे Fe यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 4, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2। तो यहाँ पर कुल मिला के अगर कहा जाए तो ये संतुलित नहीं है। संतुलित कैसे करेंगे उसको अब हम कर रहे हैं। ठीक है, कैसे हम इसको संतुलित करते हैं, कैसे लगाते हैं, उसको कल करेंगे। अभी यहाँ तक आपको समझ में आ गया सबको? घर में जाके नोट्स बनाइए, नोट करिए और उसको रिवाइज कीजिए।